हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश यूपी जीके में आज का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है प्रादेशिक घटनाक्रम। इसके पहले के सारे चैप्टर से जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं अब तक उसको पढ़ लिए हैं। आज का जो चैप्टर है इसमें हम प्रादेशिक घटनाक्रम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल हमारा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए आगे ले चलने में। आपसे निवेदन है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। प्रादेशिक घटनाक्रम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। इसका काम क्या है, चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। 13 मई 2022 केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। तो याद रखना है फ्रेंड्स, कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में हुआ है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में हुआ है और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, और हमारे देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। दोनों लोगों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया है रामपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये बताना है। ये वाराणसी में किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जिला है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है और उसका शिलान्यास भी किया है। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में दो ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है क्या? यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है क्या? दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट, बी हो जाएगा। दोनों इसका ऑप्शन सही है। क्या है? उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये हरित क्रांति का साक्षी भी रहा है और पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है, और ये क्या है? दोनों ऑप्शन राइट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 में की गई थी? तो मेरठ में किया गया था। ये क्रीड़ा विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का नाम है मेजर ध्यानचंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में 700 करोड़ रुपए का खर्च लगा। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है ये। इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? मेरठ में है। ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर की राजधानी इम्फाल में खोला गया था। और मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश का पहला क्रीड़ा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, और भारत का सबसे पहला क्रीड़ा विश्वविद्यालय मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इनमें से किस जिले में की गई है? तो ये मिर्जापुर में की गई है। मिर्जापुर के दादर कला गांव में फ्रांस के सहयोग से 75 मेगावाट के बृहद और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी कुल लागत 650 करोड़ है और 5 लाख यूनिट बिजली प्रति दिन उत्पादित करेगी। तो कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? मिर्जापुर के दादर कला गांव में फ्रांस के सहयोग से।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है। दुनिया का दूसरा है और सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है, तो वो मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश का जिला। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण 104 डेसिबल यहाँ पर आवाज होता है। ये शहर भारत का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश शहर है। इस रिपोर्ट ने पहले स्थान पर बांग्लादेश के ढाका शहर और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर है। अगला निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रख्यात पद्मश्री व्यक्तित्व नहीं है, तो पद्मश्री से नवाजे नहीं गए हैं महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इनको, महादेवी वर्मा को। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। वर्ष 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिसमें से 6 पद्म भूषण और 9 पद्म भूषण है। 6 कैसा है, 6 जो है पद्म विभूषण है और 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री है। अगला है दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य सूचकांक के चौथे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो मिजोरम ने किया है, मिजोरम राज्य ने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था। तो अलीगढ़ जिले को उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो कचरा मुक्त शहर है, इसको स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था अलीगढ़ को 2021 में। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित शहर कौन कौन से हैं। नोएडा, अलीगढ़, गाजियाबाद, झांसी और लखनऊ है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ये छठा स्थान है। स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का छठा स्थान है। चलिए और देख लेते हैं व्याख्या क्या कहता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में छठवां स्थान हासिल किया है और 2022 में ये 10वें स्थान है, जबकि इंदौर का पहला स्थान है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद प्रदेश में पहला स्थान और देश में 12वां स्थान है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहला स्थान और पूरे देश का 12वां स्थान है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर, इसके बाद नंबर इनका आता है। सबसे आगे किसका नंबर है, गाजियाबाद का है। उसके बाद मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अपने अधिसूचना की तिथि से कितने वर्षों के लिए वैध है, तो 5 वर्षों के लिए वैध है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति जो 2020 में लाई गई थी, अपने अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए ये वैध है। तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 अपनी अधिसूचना से 5 वर्षों के लिए वैध है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश इस नीति के अंतर्गत आच्छादित है। इस नीति के अंतर्गत पूरा उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन एक नोडल संस्था नामित की गई है। यह संस्था राज्य में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम के सतत विकास हेतु एक नीतिगत वातावरण के सृजन हेतु उत्तरदायी होगा। यह इकोसिस्टम के सभी हितधारकों के साथ संपर्क हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगी। एक ही खिड़की है ये, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 की है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी में है। जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है दक्षिण एशिया क्षेत्र का केंद्र पूछा जाएगा तो वाराणसी है। वैसे कौन है इंटरनेशनल में, फिलीपींस में मनीला में है। तो फिलीपींस के लॉस बानोस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है।
इसका दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्रीय कहाँ पर है? वाराणसी में है, जो चावल की उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादक की लागत में कमी करने और किसानों के कौशल की वृद्धि के माध्यम से उनकी आय को बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान चावल की किस्मों के विकास के क्षेत्र में कार्य करती है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन भी है, जिसने हरित क्रांति में अहम योगदान दिया था। 1960 में स्थापित इस केंद्र में चावल के जीन बैंक के साथ ही चावल की 1.25 लाख से ज़्यादा किस्में हैं। चावल की कितनी किस्में हैं? 1.25 लाख से ज़्यादा किस्में हैं। 1960 में इसकी स्थापना हुई है, जिन्हें 100 देशों से इकट्ठा किया गया है। 1.25 लाख जो किस्म है चावल की, इसको 100 देशों से इकट्ठा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की संख्या कितना है? उत्तर प्रदेश में 10 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, जिसमें 7 शहरों को और जोड़ दिया गया है, जिससे अब इसकी संख्या 17 हो गई है। नए शामिल राज्य कौन से? अयोध्या, गोरखपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर। 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट के स्टेट अवार्ड कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या है? गंगा नगरों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख गंगा नगर कौन है? जो गंगा नदी के किनारे पर बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। इन सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी से में स्वच्छ गंगा शहर का दर्जा हरिद्वार को मिला है। 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में स्वच्छ गंगा का दर्जा हरिद्वार को मिला। इसके बाद वाराणसी और ऋषिकेश का स्थान है, जबकि 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा के किनारे बसे नगरों शहरों में पहले स्थान पर कौन है? बिजनौर पर है। पूरे भारत में देखा जाए तो पहले स्थान पर हरिद्वार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का वाराणसी, तीसरे पर फिर उत्तराखंड का ऋषिकेश और उत्तर प्रदेश में कौन है? बिजनौर है, 1 लाख से कम आबादी में। नेक्स्ट है, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया था। डेफ एक्सपो 2020 भारत में आयोजित होने वाली अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी भारत की कौन सी है? डेफ एक्सपो, जिसको डिफेंस एक्सपो कहा जाता है। इसमें पंजीकरण कराने वाले कंपनियों की संख्या 1000 तक पहुंच गई है। कितनी संख्या है कंपनियों की? 1000 तक। तथा प्रदर्शनी में भाग लेने वाली विदेशी कंपनियों की संख्या 165 है। इसमें विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं, 165 कंपनी है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में 8 से 12 अक्टूबर तक किया गया था। 2022 में कहाँ हुआ था? तो 2022 में गुजरात के गांधीनगर में हुआ था और 2020 में लखनऊ में हुआ था। डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम थी पाथ टू प्राइड। क्या थी? पाथ टू प्राइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो 2021-22 के बजट में कौन सी परियोजनाएं शामिल की गई थी? तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ये भी शामिल है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये भी शामिल है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना शामिल है। युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये नहीं शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो सारस आजीविका मेला कहाँ पर किया गया था? ये नोएडा में किया गया था। नोएडा में 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के बीच इसका आयोजन किया गया था। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। सरस आजीविका मेला 2023 17 फरवरी से 5 मार्च नोएडा में मनाया गया है। इस बार की थीम क्या थी? पर्यटन, परंपरा, कला एवं संस्कृति, इसकी क्या थी? थीम थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है?
तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए ये पूछा गया है। आयु 18 से 40 होना चाहिए, सही है। न्यूनतम हाई स्कूल पास होना चाहिए। किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। ये भारत के किसी भी राज्य के नागरिक नहीं, उत्तर प्रदेश के ही होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर है? तो वो नोएडा है। जीडीपी में और प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे नोएडा है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डिवीजन द्वारा जारी उत्तर प्रदेश स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 के अनुसार मार्च 2020 में राज्य के जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय के मामले में नोएडा गौतम बुद्ध नगर शीर्ष पर है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 3 साल में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। 3 साल में कितना प्रतिशत? 30%। इस सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले 5 जिलों में से 4 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के 4 जिले उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से हैं। मेरठ जिले की प्रति व्यक्ति आय राजधानी लखनऊ से अधिक है। तो मेरठ की प्रति व्यक्ति आय किससे अधिक है? लखनऊ से अधिक है। तो यहाँ पर 5 जिले दिए गए हैं, नोएडा, मेरठ, आगरा, लखनऊ, एटा। और सबसे कम वाले जिले बलरामपुर, बहराइच, जौनपुर, प्रतापगढ़, बलिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस कॉरिडोर है इसमें निवेश करने के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने हस्ताक्षर किया था। तो इसका काम क्या है? उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है। इसमें 6 शहर आते हैं, नोट्स अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, लखनऊ होंगे। उत्तर प्रदेश वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। ध्यातव्य है कि सरकार तमिलनाडु में एक और रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद से प्रारंभ हुई है? तो ये मिर्जापुर से प्रारंभ हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा मिर्जापुर जनपद से शुरू किया है। यह विंध्याचल धाम के पवित्र त्रिकोण के काली खो में प्रारंभ की गई थी। यह रोपवे परियोजना 2 भागों में विभाजित है। पहला 199 मीटर का है, दूसरा 102 मीटर का है। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिक कोड की घोषणा की थी। इस यूनिक कोड में कितने अंक हैं? तो 16 अंक है। जो लैंड होल्डिंग है इसकी पहचान के लिए एक यूनिक कोड दिया गया है। यूनिक कोड में कितना डिजिट है? तो 16 डिजिट है। सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिक कोड घोषणा की थी। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि भूमि विवादों की मामलों की जांच करना आसान हो जाएगा, भूमि विवादित की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखाबाजों के जाल में फंसने से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया फ्रेंड्स? अमेजॉन के साथ किया है। यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत, ब्रांड का नाम है यूपी खादी, इस ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र बनाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेजॉन के साथ को क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु अमेजॉन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत में खादी को बढ़ावा देने के लिए 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के तहत इसे वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए कन्या सुमंगला की शुरुआत की गई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के पैदा होने से लेकर के उसकी पढ़ाई का खर्चा सरकार द्वारा किया जाएगा तथा बेटियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन जो 24 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्लीट हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।